कोई नीति तो इनकी कारगर होनी चाहिए थी। जब अमेरिका ने आपको धोखा दिया तो आप चीन चले गए हाथ मिलाने, जिसको आप लालाक दिखा रहे थे। कल चीन दिखाएगा तो आप कहीं और चले जाएंगे। अभी आपने मैच को देखा, आपने कहा कि खून और सिंदूर एक साथ नहीं रह सकते, तो फिर दुश्मनी और मैच कैसे हो रहा है? इसका मतलब यह है कि जहां पैसे कमाने की बारी आ रही है तो वहां तो आप सबसे समझौता कर ले रहे हैं, और जब दुश्मनी की पारी आ रही है तो वहां आप किसी ट्रम्प के कहने पर आपने युद्ध रोकवा दे रहे हैं, सीज फायर करवा दे रहे हैं। तो बीजेपी, ये शुरू से कहा गया है कि ये झूठ प्रचार और इनका फरेब का काम है, और वही चल रहा है। अब जनता जाग चुकी है, जनता के मन में क्रांति है, लेकिन अभी वो अपना धैर्य बना के रखी है। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन देखिएगा कि विपक्ष की जो बटन है वो कितनी दबेगी और कैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। समाजवादी पार्टी में आजम खां को जब से 23 महीने के बाद जेल से निकले हैं, तब से लोगों का मानना था कि आजम खां जेल से निकलने के बाद बहुजन समाज पार्टी में चले जाएंगे। कोई कह रहा था कि नहीं, कांग्रेस पार्टी में जाएंगे। कोई कह रहा था कि ओवैसी के पार्टी में जाएंगे। लेकिन आजम खां जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी का दामन पकड़ करके समाजवादी पार्टी को आगे किए, और आज लोगों का जो मानना है कि अब आजम खां समाजवादी में जाएंगे। लेकिन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, प्रदेश सचिव माननीय संजय यादव जी हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आप लोगों का कहना है कि कभी समाजवादी पार्टी का कोई नेता जेल में मिलने के लिए नहीं गया। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आजम खां से नाराज चल रहे हैं क्या? पहले तो आपको हम बता दें कि माननीय आजम खां साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अलग अलग गलत मुकदमे लगा करके फंसाने का काम किया, इतनी वीरता से उन्होंने उस लड़ाई को लड़ा है, और उसमें हमेशा हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उनके साथ खड़े थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आपके सामने दिखा करके ही कोई काम करें, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा उनके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। और रह गया आजम खां साहब का सवाल, तो उन्होंने पार्टी को बनाया है, पार्टी को सींचा है, और आज उनको भी पता है कि अगर भाजपा को उखाड़ करके फेंकना है तो हमें अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होकर के हमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे, जिसने हम जैसे लोगों को इतनी तकलीफ दी, गलत मुकदमे लगाए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी सरकार 27 में बनेगी तो सारे मुकदमे माननीय आजम खां साहब से उठा लिए जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी का भी एक कहना था कि जिस तरह से कोर्ट ने उनको बेल दिया और जमानत दे करके बाहर आए हैं, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं और हमारी जीत हुई है। हमारे को जो फीस थी वो नहीं जमा हुआ है। इस फीस की वजह से उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा और लेट भी हुआ। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा मॉनिटरिंग किया, मॉनिटरिंग करने के बाद हमेशा देखते रहे कि कब क्या है, कौन वकील, कौन मुकदमा, कहाँ बहस, सबकी मॉनिटरिंग उनके यहाँ होती रही। और माननीय न्यायालय तो जब अगर वो गलत होते तो इतने मुकदमों के बाद भी अब तक किसी मुकदमे में सजा तो हुई नहीं, और जब तक किसी व्यक्ति को सजा न मिल जाए उसको अपराधी नहीं कहा जा सकता। जब अपराध सिद्ध ही नहीं हुआ तो कोई सवाल नहीं है किसी को अपराधी कहने का। और रह गया कि भाई जमानत हो चुकी है, और बाकी जब साक्ष्य की बारी आएगी तो उस तरह से साक्ष्य भी सब जो भी सरकार के पास है वो सब झूठे साबित होंगे, और फिर न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी भी किए जाएंगे। तो आजम खां साहब बहुत दूरदृष्टि और नेताजी के साथ सोच वाले हैं। वो लोग जिस घर को बनाए हैं उस घर को वो लोग बिगाड़ने का काम नहीं करते हैं। आजम खां साहब वो एक जज्बाती है, उनके अंदर एक जज्बा है अपने लोगों के साथ रहने का, लड़ने का, और जिस समाजवादी पार्टी को सींच करके वहां से यहाँ तक ले आए हैं, तो कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि माननीय आजम खां साहब कहीं जा सकते हैं। पूरा विश्वास है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और आजम खां साहब को खुद पे अपने पे विश्वास है कि अब मेरी उम्र कहीं जाने की नहीं है, अब हमारी उम्र जो बची है वो अपने दल और पार्टी को, आने वाली पीढ़ी को संवार करके उनके हाथों में देने की बारी आ गई है। अगर कहा जाए सर कि दलित पिछड़ा जो है समाज इस समय बहुत ही कष्टमय बीत रहा है। जिस तरह से योगी सरकार ने जातिगत जो रैलियां थी उसको रोक लग गई।
इस रोक से क्या लगता है कि समाज का जो बिखराव था एक साथ हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामंतवादी सोच की पार्टी है और सामंतवादी लोगों ने कभी जाति में बांटा था और जाति में इसलिए बांटा था कि अपने आप को उन्होंने सर्वोपरि रख लिया था और बाकी समाज के लोगों को अलग अलग काम दे करके छोटे छोटे कामों में बांट करके उनको नीचा दिखाने का काम किया था। आज जब हमारा समाज, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या कोई भी है, अगर आज वो अपने मेहनत हिम्मत और अपने प्रयास से शिक्षित हो रहा है, रोजगार खोज रहा है और समाज में अपने कोई भी आदमी पहले अपने घर का लीडर बनता है, घर का लीडर बनने के बाद वो अपने ही समाज का लीडर बनता है, अपने लोगों के सुख और दुख की लड़ाई और उनकी आवाज़ उठाता है तो अपने समाज का वो लीडर बनता है और फिर उसके बाद जाकर के वो पूरे समाज का लीडर बनता है और एक दिन देश का नेतृत्व करता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। क्यों घबराई है? जैसे पीडीए की एकता ने लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का काम किया था। लेकिन यह डर उनके अंदर इतना बैठ गया है कि उनको पता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से दलितों का हक लूटा गया, जिस तरीके से उनकी नौकरी लूटी गई, ओबीसी की नौकरी लूटी गई और जिस तरह से स्वजाति लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने नौकरियां दी हैं, तो अब उनको ये समझ में आ गया है कि ओबीसी और पिछड़ा दलित जो है वो जाग जाग चुका है। तो जब वो जाग गया है तो अपना अधिकार लेने के लिए वो लड़ेगा और लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सबको हक अधिकार मिलेगा। तो जो भी कमजोर है, चाहे वह ब्राह्मण ही हो, अगर वो कमजोर है, जैसे आपने गाजीपुर की घटना को देखा, उन्हीं का कार्यकर्ता था, विकलांग था और पुलिस वालों ने उनको मार करके मतलब उनको खत्म कर दिया और कोई कार्रवाई संतुष्ट रूप से नहीं की गई और परिवार उनका जो है जब बगावत आया तो उनको जबरदस्ती ले जाके योगी जी के सामने बैठा करके उनको दबाने का प्रयास किया गया। तो तमाम ब्राह्मणों के साथ आपने देखा बहुत सारी घटनाएं घटी हैं और सबसे ज्यादा घटना इस सरकार में थाने में घटी है। लोगों की मौतें हुई हैं। क्या किसी की मौत पर 302 का कायम हुआ मुकदमा? अगर आज हमारे घर में आपकी मौत हो जाएगी, दोषी कौन होगा? हम होंगे ना, हमको जेल जाना पड़ेगा। तो थाने में अगर हो गई हत्या तो दोषी पुलिस वाले हुए कि नहीं हुए? तो किसी भी पुलिस वाले के ऊपर 302 का मुकदमा कायम हुआ? नहीं हुआ। अगर एक मुकदमा कायम हो गया होता तो किसी भी अन्य व्यक्तियों के साथ थाने में कोई घटना नहीं घटती और नजीर बनता। लेकिन आज की स्थिति ये है कि दलित को, बैकवर्ड को, ओबीसी को, कमजोर आदमी को भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, थानों पर खुलेआम पैसा मांग रहे हैं लोग और न देने पर पीट रहे हैं। पुलिस का इतना मन बढ़ गया है कि आपने देखा कि गोदलिया पर जिस तरीके से वकील को पीटा पुलिस वालों ने, मतलब अपने घर जाने में पत्नी के साथ जा रहे थे और उनको इतनी बुरी मार मार दिया गया। अरे वो गलत है तो चालान कर दीजिए, गाड़ी सीज कर लीजिए, इतनी बुरी तरह से वहां मारने का क्या मतलब है? तो ये एकदम बौखलाए हुए हैं इनके लोग, बस किसी को शांत कराना है तो उसको मार दो, पीट दो। अभी आपने देखा कि एक इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर हुआ था और उसमें दरोगा जी मुलजिम से कह रहे हैं कि अरे यार मुस्कुराओ मत, कैमरा चल रहा है, मतलब उसको गोली लगी है तो कैसे माना जाए कि पुलिस क्या कर रही है? तो बहुत बड़ा सवाल है जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल है। अभी आपने देखा कल बलिया में दो लड़कियां विभाग की लापरवाही की वजह से, करंट तार टूटा था, पानी में गिरा हुआ था, दो बच्चियां जा रही थी और दोनों मर गई और उनसे पोस्टमार्टम हाउस पर खुलेआम पैसा मांगा जा रहा है। कितनी भ्रष्टा करेंगे आप? आया है, आज हमने देखा है। तो कहने का मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल, शिक्षा व्यवस्था फेल, इनका व्यापार का जो है फेल। अभी आपने जीएसटी को देखा, जब आपने जीएसटी लगाया तो आपने उसके फायदे गिनाए और जब आपने 8 साल से जीएसटी सबसे वसूल कर लिया तो अब आप उसके घटाने के फायदे गिना रहे हैं। तो हम लोग को ये समझ में नहीं आया कि जो पहले जीएसटी लगा था उसमें फायदा है कि अब जो जीएसटी आया उसमें फायदा है। अगर पहले वाले में फायदा था तो फिर गरीबों को लूटा गया। तो जिस तरीके से ये गोदी मीडिया और जिस तरीके से सामंतवादी व्यवस्था चल रही है, अगर यही रहा तो अब आप अपने समाज को जगा भी नहीं पाएंगे, उनके बीच में जा करके उनको अपने विचारों से अवगत भी नहीं करा पाएंगे। तो ये शुद्ध रूप से ये सरकार सामंतवादी सरकार है और इसको उखाड़ के फेंकने के लिए
पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, सभी जाति धर्म के लोग, वो जिनको हक से वंचित किया गया है, वो तैयार करें। 2027 का चुनाव जब आएगा तो पीडीए को कौन सा स्थान पे देख रहे हैं? देखिए, 2027 के चुनाव में जनता में क्रांति आई हुई है। अभी कल की घटना आपने देखा लद्दाख में, जिस तरीके से वहाँ जनता सड़कों पर आई, जिस तरह से नए वर्ग के लड़के आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और बीजेपी का कार्यालय तक फूंक दिया। तो कहीं ना कहीं अब हर वर्ग के लोगों के अंदर एक क्रांति जगी, क्योंकि सबको व्यापार चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए। तो जब आप वर्ग का बंटवारा करके, व्यक्ति का बंटवारा करके जब आप काम देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि क्रांति तो पैदा होनी ही है। तो यहाँ वोटों की क्रांति पैदा होगी, और वह वोटों की क्रांति जब पैदा होगी तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से ही नहीं, आप देखिएगा आने वाले चुनाव में बिहार से भी और पूरे देश से गायब हो जाएगी और फिर कभी सत्ता में ये नहीं आएगी। आज के डेट में अगर देखा जाए तो जिस तरह से जीएनजी का जो मामला आया है सामने, 18 से लेकर के 26 साल के जो बच्चे हैं सड़कों पर उतर रहे हैं, शिक्षा है नहीं, नौकरी है नहीं, बेरोजगारी का आलम आप देख ही रहे हैं। ये कहाँ तक सच हो पाएगी? क्या अब सरकार बदलेगी तब उनको नौकरी मिल पाएगी, सत्ता परिवर्तन होगा तभी हो पाएगा? देखिए, जो आपने मुद्दा उठाया जीएनजी का, तो आज जो युवा है, वो युवा आज परेशान है। और परेशान क्यों है? क्योंकि उसके पास शिक्षा तो ले लिया, अब नौकरी नहीं है, काम नहीं है, और घर में बैठा हुआ है। तो बैठ करके वो किसको कोस रहा है? भाई मोदी जी आए तो उन्होंने वादा किया कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। क्या ये वादा पूरा हो गया? 15 लाख पूरा हो गया? स्मार्ट सिटी पूरा हो गया? किसानों की आय दुगनी हो गई? जब कुछ भी नहीं हुआ तो ये जुमलों वाली सरकार हो गई। और ये खुद उनके नेताओं ने स्वीकार कर लिया कि जो भी चुनाव से पहले हमने वादा किया था वो जुमला है। अभी आप किसी भी भाजपा के नेता से उनके वादों को याद दिलाइए तो कहता है कि अरे यार वो चुनावी जुमला था। अरे यार, चुनावी जुमला था तो तुम्हारी जो बातें थी वो कब पूरी होंगी? और अभी जो आप कह रहे हो, ये हम कैसे मान लें कि ये जुमला नहीं है? इसकी क्या गारंटी आप दोगे हमको कि जुमला आप इसको नहीं आने वाले समय में बता दोगे? आपने देखा, इनके पार्टनर हैं, इनके सहयोगी साथी हैं, ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। उनसे पूछा गया कि भाई आपने तो योगी जी को कहा था कि हम उनको मठ में बैठा देंगे, उनको भीख मंगवा देंगे, मोदी जी को हम गुजरात भेज देंगे। तो ये क्या था? तो ये चुनावी जुमला था। तो ये तो एक ट्रेड चल गया भाई इन लोगों का कि आज जो भी वो बोल रहे हैं, ये जनता मान ले रही है कि कल ये इसको यही कह देंगे कि ये तो चुनावी जुमला था। तो आखिर विश्वास कैसे आप पर किया जाए? आपकी किस बात पर विश्वास किया जाए? कैसे विश्वास करें आपकी बात पर? आज जनता पूछ रही, सवाल पूछ रही है। हम लोग जाते हैं, आज अभी आप लेबर सट्टी चले जाइए, किसी के पास पैसा है नहीं, मकान कहां से बनवाएगा? लेबर सट्टी में चले जाइए, लेबर सुबह आते हैं और बेचारे शाम को बिना काम करके हुए चले जाते हैं। मतलब भूखा पेट जाता है, काम नहीं है शहरों में, और आकर के पूरे लेबर सट्टी में आप खाली खड़े हो जाइए, 100 आदमी आएंगे, 200 आदमी आपको घेरेंगे, एक आदमी जाएगा उसको 200 आदमी घेरते हैं कि कौन काम है। मतलब जबरदस्ती चल देते हैं उनके साथ काम करने के लिए, कहते हैं आधा पैसा दीजिएगा। तो ये हमारे देश की हालत हो गई है। जिस तरीके से हमारे मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, कि स्वदेशी अपनाइए, हम तो स्वदेशी अपनाने के लिए गांधी के समय से अपना रहे हैं। आप क्या अपना रहे हैं ये बताइए? आप तो हमको कह रहे हैं कि हम तो है ही है स्वदेशी, हम लोग तो खादी वाले है ही हैं। आप क्या अपना रहे हैं? आप कपड़ा कहाँ का पहन रहे हैं, घड़ी कहाँ की पहन रहे हैं, सूट कहाँ का पहन रहे हैं, जहाज कहाँ चल रहे हैं? और आपने जितना दौरा पर अपने खर्च किया है, जिसकी वजह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, और आपकी यात्राओं से अभी आपने कहा कि भाई अमेरिका, ट्रंप जी हमारे मित्र हैं। अभी ट्रंप जी ने क्या कहा कि भाई टैरिफ बढ़ा दिया, और अभी वीजा जो वहां का था, उन्होंने वीजा पर कितना अधिक टैक्स बढ़ा दिया, 88 लाख रुपया अब आपको देना पड़ेगा। तो हमारे जो लोग विदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं, अब वो अपने देश लौटेंगे, और जब अपने देश लौटेंगे तो जो यहाँ काम है उसके ऊपर वो हावी होंगे, तो हमारे यहाँ जो पहले से काम कर रहे हैं उनकी भी नौकरी चली जाएगी। तो कोई नीति तो इनकी कारगर होनी चाहिए थी। जब अमेरिका ने आपको धोखा दिया तो आप चीन चले गए हाथ मिलाने, जिसके साथ जिसको आप लाल आंख दिखा रहे थे। कल चीन दिखाएगा तो आप कहीं और चले जाएंगे। अभी आपने मैच को देखा, आपने कहा कि खून और सिंदूर एक साथ नहीं रह सकते, तो फिर दुश्मनी और मैच कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये है कि जहां पैसे कमाने की बारी आ रही है तो वहां तो आप सबसे समझौता कर ले रहे हैं, और जब दुश्मनी की पारी आ रही है तो वहां आप किसी ट्रम्प के कहने पर आपने युद्ध रोकवा दे रहे हैं, सीज फायर करवा दे रहे हैं।
तो बीजेपी, ये शुरू से कहा गया है कि ये झूठ प्रचार और इनका फरेब का काम है, और वही चल रहा है। अब जनता जाग चुकी है, जनता के मन में क्रांति है, लेकिन अभी वो अपना धैर्य बना के रखी है। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन देखिएगा कि विपक्ष की जो बटन है वो कितनी दबेगी और कैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय संजय यादव जी से। इनके विचारों से आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।